आज हम सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार या शक्तियाँ या अधिकार क्षेत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। तो भारत का सर्वोच्च न्यायपालिका या भारत का सर्वोच्च न्यायालय विश्व का सर्वाधिक शक्तिशाली न्यायालयों में से एक है, लेकिन वे संविधान द्वारा तय की गई सीमाओं के अंदर ही काम करता है। सर्वोच्च न्यायालय के कार्य और उत्तरदायित्व संविधान में दर्ज है, इसलिए सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकारों को निम्नांकित बिंदुओं के माध्यम से पढ़ा जा सकता है। तो यानी कहने का तात्पर्य कि भारत का जो सर्वोच्च न्यायपालिका है या उच्चतम न्यायालय वे शक्तिशाली न्यायपालिकाओं में से है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि अनुच्छेद 124 के अंतर्गत भारतीय संघ की न्यायिक शक्तियाँ भारतीय संघ की न्यायिक शक्तियाँ अनन्य रूप से सर्वोच्च न्यायालय में निहित है। इस नाते सर्वोच्च न्यायपालिका को व्यापक शक्तियाँ प्रदान की गई है। शक्तियाँ या अधिकार क्षेत्र एक ही बात है, इनको निम्नांकित बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है। इसमें सबसे पहले आएगा प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। अब प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में सबसे पहले हम इसका अर्थ पढ़ेंगे कि प्रारंभिक क्षेत्राधिकार कहते किसको हैं, या इसको मौलिक क्षेत्राधिकार बोलते हैं, इसको ऐसा भी बोल सकते हैं प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार। प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार, और इसको मौलिक क्षेत्राधिकार भी बोलते हैं। मौलिक क्षेत्राधिकार भी बोलते हैं। अब सबसे पहले इसका अर्थ पढ़ेंगे। मौलिक क्षेत्राधिकार कैसे कहते हैं कि कुछ विवाद या कुछ मुकदमे या कुछ विषय ऐसे होते हैं जिनकी सीधी सुनवाई सर्वोच्च न्यायपालिका ही कर सकती है। यानी ऐसे मामले या ऐसे विषय जिनकी सुनवाई का अधिकार केवल सर्वोच्च न्यायपालिका को प्राप्त है, अन्य न्यायालयों को प्राप्त नहीं है। तो ऐसे क्षेत्राधिकार को प्रारंभिक क्षेत्राधिकार कहते हैं। तो ये इसका एक नंबर का अर्थ आपसे पूछा जा सकता है कि प्रारंभिक क्षेत्राधिकार किसे कहते हैं। तो ऐसे मामले या मुकदमे या ऐसे विषय जिनकी सुनवाई करने का अधिकार केवल सर्वोच्च न्यायपालिका को है, या जिनकी सीधी सुनवाई सर्वोच्च न्यायपालिका में होती है। नीचे के न्यायालय, चाहे उच्च न्यायालय हो, चाहे जिला न्यायालय हो, चाहे अधीनस्थ न्यायालय हो, उनको ऐसे मामलों की सुनवाई का अधिकार प्राप्त नहीं है। ऐसे मुकदमों में पहले निचली अदालतों में सुनवाई जरूरी नहीं है, यानी सीधी कहाँ पर होती है, उनको अधिकार ही नहीं होता। अब इसमें कौन कौन से विषय होते हैं, इनको हम बिंदु बना सकते हो। सबसे पहले हम बोलेंगे संघीय संबंधों से जुड़े मुकदमे सीधे सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आते हैं। संघीय संबंध का जो केंद्र और राज्यों के मध्य संबंधों को लेकर होते हैं, तो इसमें सर्वोच्च न्यायपालिका आपको पता है कि अंपायर की भूमिका निभाती है, निर्णायक की भूमिका निभाती है। अब इसमें कौन कौन से मुद्दे आते हैं, इनको बिंदु बना लेते हैं हम। किसी भी संघीय व्यवस्था में केंद्र और राज्यों के बीच तथा विभिन्न राज्यों में परस्पर कानून विवादों का उठना स्वाभाविक है। इसलिए आप कह सकते हो कि कौन कौन से मामले केंद्र और राज्यों के मध्य उत्पन्न होने वाले विवाद, पहला। उसके बाद दूसरा बिंदु बना सकते हो विभिन्न राज्यों के मध्य उत्पन्न होने वाले विवाद, और तीसरा बिंदु बना सकते हो कि केंद्र तथा राज्यों यथा दो या दो से अधिक राज्यों के मध्य उत्पन्न होने वाले विवादों का निपटारा सर्वोच्च न्यायपालिका करती है। इन विवादों को हल करने की जिम्मेदारी सर्वोच्च न्यायपालिका की है। इसके अलावा क्योंकि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी कोई भी विवाद होते हैं तो उनकी सुनवाई का अधिकार भी सर्वोच्च न्यायपालिका को प्राप्त है। इसके अलावा आपको बात करेंगे कि मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए भी हम
न्यायपालिका का, सर्वोच्च न्यायपालिका का दरवाज़ा सीधे खटखटा सकते हैं। यदि सीधे न्यायपालिका में अपील कर सकते हैं, सीधे सर्वोच्च न्यायपालिका में जा सकते हैं, तो सर्वोच्च न्यायपालिका अनुच्छेद 32 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए 5 प्रकार के लेख जारी करती है, और जिन लेखों के बारे में आपको पहले भी बताया गया है। और अभी हम आगे पढ़ेंगे रिट संबंधी क्षेत्राधिकार, तो इसमें भी आपको बताएंगे। तो ये ऐसे आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में कौन कौन से विषय आते हैं। तो आप कहेंगे ये मौलिक क्षेत्राधिकार का पहले तो अर्थ बताएंगे कि मौलिक क्षेत्राधिकार से तात्पर्य ऐसे विषय या मामले जिनकी सीधी सुनवाई सर्वोच्च न्यायपालिका में होती है। नीचे के न्यायालयों को ऐसे विवादों को सुनने का अधिकार नहीं होता है। तो इसमें कौन कौन से विवाद या विषय आते हैं, तो उसमें आएगा केंद्र और राज्यों के मध्य उत्पन्न होने वाले विवाद। दूसरा इसमें आएगा विभिन्न राज्यों के मध्य उत्पन्न होने वाले विवाद। और तीसरा बिंदु आप इसमें ऐसा बना सकते हो, अलग से बना चाहो, केंद्र और राज्यों के मध्य तथा 2 या 2 से अधिक राज्यों के मध्य उत्पन्न होने वाले विवाद। और चौथा बिंदु आप बना सकते हो कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद। और पांचवा बिंदु आप बना सकते हो कि मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए भी सीधे सर्वोच्च न्यायपालिका का दरवाजा खटखटाया जा सकता है। ये भी मौलिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। अब हम बात करेंगे, ये प्रारंभिक क्षेत्राधिकार कंप्लीट हो गया, जो सर्वोच्च न्यायालय का मौलिक क्षेत्राधिकार भी कहा जाता है। अब हम आगे बात करेंगे रिट संबंधी क्षेत्राधिकार। रिट को हिंदी में बोलते हैं लेख। रिट को हिंदी में क्या बोलते हैं, लेख। अब इसको ऐसा बोल सकते हैं कि इसको समवर्ती क्षेत्राधिकार बोलते हैं, समवर्ती। इसका दूसरा नाम क्या है, समवर्ती क्षेत्राधिकार। समवर्ती क्षेत्राधिकार क्यों है, क्योंकि ये मौलिक अधिकारों की रक्षा से संबंधित है, मौलिक अधिकारों की रक्षा से संबंधित है। तो जो भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक भारतीय नागरिकों को जो मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, यदि इनका उल्लंघन होता है तो नागरिक मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय के साथ साथ उच्च न्यायपालिका की शरण ले सकता है। तो सर्वोच्च न्यायपालिका अनुच्छेद 32 और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु 5 प्रकार के लेख यानी रिट जारी करते हैं। कितने प्रकार के लेख जारी करते हैं, 5 प्रकार के लेख जारी करते हैं। उन लेखों के बारे में मैंने आपको दूसरे पार्ट में भी डिटेल से बताया है और अब भी यहाँ पर बताने का प्रयास करेंगे। तो इसमें मौलिक रिट संबंधी क्षेत्राधिकार बोलते हैं, उसको मौलिक अधिकार रक्षा संबंधी क्षेत्राधिकार बोल सकते हो या समवर्ती क्षेत्राधिकार बोल सकते हो, क्योंकि मौलिक अधिकारों की रक्षा का समान रूप से अधिकार उच्च न्यायालय के साथ साथ सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। तो मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर कोई भी व्यक्ति इंसाफ पाने के लिए सीधे उच्च न्यायालय जा सकता है, और सीधे जा सकता है, क्योंकि हमने प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में भी आपको ये बताया था। सर्वोच्च न्यायालय अपने विशेष आदेश रिट के रूप में दे सकता है। उच्च न्यायालय भी रिट जारी कर सकते हैं, लेकिन जिस व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है उसके पास विकल्प है कि वे चाहे तो उच्च न्यायालय या सीधे सर्वोच्च न्यायालय में भी जा सकता है। इन रिटों के माध्यम से न्यायालय कार्यपालिका को कुछ करने या ना करने का आदेश दे सकता है। इसे समवर्ती क्षेत्राधिकार भी कहा जाता है। और मैंने आपको इसीलिए पहले बता दिया कि इसको समवर्ती क्षेत्राधिकार इसलिए कहते हैं क्योंकि मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए आपको होता है नागरिक उच्च न्यायालय के साथ सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है, यानी दोनों को मौलिक अधिकारों की रक्षा का दायित्व दिया गया है। अब रिट जो बात बताई तो मैंने आपको पहले बता दिया कि सर्वोच्च न्यायपालिका यानी सुप्रीम कोर्ट, जब व्यक्ति न्यायपालिका की शरण लेगा, अगर वह सर्वोच्च न्यायपालिका की शरण लेता है सर्वोच्च न्यायपालिका अनुच्छेद 32 के अंतर्गत, और यदि वह हाई कोर्ट की शरण लेता है तो हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के अंतर्गत 5 प्रकार के लेख यानी जिसको बोलेंगे रिट, क्या बोलेंगे, रिट, और हिंदी में क्या बोलते हैं, लेख, जो भी उपयुक्त हो न्यायपालिका जारी करती है। वो लेख कौन 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 से हो सकते हैं, सबसे पहले बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण।
दूसरा है परमादेश, परमादेश। तीसरा है प्रतिषेध। चौथा है उत्प्रेषण और पांचवा है अधिकार परीक्षा। यानी 5 प्रकार के लेख जारी करते हैं। अब इनको मैं यहाँ समझाने का प्रयत्न करूँगा। बंदी प्रत्यक्षीकरण कब जारी किया जाता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण जब जारी किया जाता है जब किसी व्यक्ति को लगता है कि उसे अवैध रूप से या गैर कानूनी ढंग से गिरफ्तार कर लिया गया है। तो उस जो गिरफ्तार किया गया है व्यक्ति, उसकी तरफ से कोई भी व्यक्ति या एनजीओ या कोई भी संगठन न्यायपालिका की शरण ले सकता है। तो न्यायपालिका उस व्यक्ति को इंसाफ दिलाने के लिए, अगर क्योंकि उसको लगता है गैर कानूनी ढंग से उसको गिरफ्तार किया है, तो एक लेख जारी करता है। इसको बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख कहते हैं। उसमें 3 बातें सम्मिलित होती हैं कि गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी का कारण बताया जाए, उसको 24 घंटे के अंतर्गत, गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर, इसमें यात्रा का समय सम्मिलित नहीं है, गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर उसको न्यायालय में प्रस्तुत किया जाए और उसको कानूनी सहायता प्रदान की जाए, यानी वकील की सहायता प्रदान की जाए। अगर बाद में ये सिद्ध हो जाता है कि व्यक्ति को गैर कानूनी ढंग से गिरफ्तार किया जाता है, तो गिरफ्तार करने वाली यानी पुलिस अधिकारियों को फटकार लगती है और उसको बाइज्जत रिहा कर दिया जाता है। नहीं तो अन्यथा अगर उसने कोई ऐसा अपराध किया है जिसको पुलिस सिद्ध कर देती है, तो कारण बता देती है, तो उसके बाद में फैसला होता है उसको जमानत मिलेगी अथवा नहीं मिलेगी। लेकिन इसके माध्यम से बंदी व्यक्ति को जान लेता है वे कि उसे क्यों गिरफ्तार किया गया है। दूसरा है परमादेश। परमादेश जब जारी किया जाता है जब किसी सरकारी अधिकारी, जो सार्वजनिक पदाधिकारी है, उसके अधिकार क्षेत्र में कोई कार्य आता है लेकिन उसको वे समय पर संपादित नहीं करता। अर्थात किसी सार्वजनिक पदाधिकारी को समय पर उसके कर्तव्य संपादन के लिए ये लेख जारी किया जाता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग की संस्था है और चुनाव आयोग का काम है निश्चित समय पर चुनाव कराना। यदि चुनाव आयोग निश्चित समयावधि पर चुनाव नहीं कराता है तो न्यायपालिका परमादेश लेख के माध्यम से उसको बाध्य कर सकती है कि वे समय पर चुनाव संपादित कराए। प्रतिषेध। प्रतिषेध का मतलब होता है मनाही करना। प्रतिषेध उस समय जारी किया जाता है। प्रतिषेध उच्च न्यायालय द्वारा, ऊपर के न्यायालय द्वारा छोटी न्यायालय, निम्न न्यायालय को उस समय जारी किया जाता है जब निम्न न्यायालय या निचली अदालतों में कोई ऐसा मुकदमा चल रहा है जो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। मान लीजिए जिला न्यायालय में जिला न्यायालय किसी ऐसे मुकदमे की सुनवाई कर रही है जो उसके अधिकार क्षेत्र में ही नहीं आता है, तो फिर उच्च न्यायालय या सर्वोच्च उच्च न्यायालय उनको ये लेख जारी करेगा कि आपका अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, इसलिए इस विवाद की सुनवाई आप बंद कर दो। तो किसी निम्न न्यायालय में चल रहे विवाद की सुनवाई से रोकने के लिए आपको होता है प्रतिषेध लेख उच्च न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है और सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय को जारी कर सकता है। यानी ये ऊपरी अदालत द्वारा निम्न अदालत को जारी किया जाता है। उसके बाद है उत्प्रेषण। इस लेख के माध्यम से आपको पता है ऊपर के न्यायालय नीचे के न्यायालय में चल रहे किसी भी विवाद को अपने यहाँ सुनवाई के लिए मंगवा सकता है। उसके बाद है अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा में किसी ऐसे अधिकारी को पद से वंचित किया जाता है जिसने गैर कानूनी ढंग से किसी पद को प्राप्त कर लिया है। तो ये 5 प्रकार के लेख जारी करती है और इनको बोलते हैं रिट संबंधी क्षेत्राधिकार। उसके बाद हम बात करते हैं अपीलीय क्षेत्राधिकार की। अपील का एक दिन मैंने आपको पहले भी बताया था। अपील किसी मैंने आपको पहले बताया। अपील यानी भारत में शीर्ष स्तर पर है सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट के अधीन है हाई कोर्ट के अधीन है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नीचे अधीनस्थ न्यायालय। तो नीचे की न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध ऊपर के न्यायालय में अपील की जा सकती है। तो हम यहाँ पर अपीलीय क्षेत्राधिकार का मतलब है कि भारत के राज्य में समस्त उच्च न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध आपको होता है सर्वोच्च न्यायपालिका को सुनवाई का अधिकार प्राप्त है। इसे अपीलीय क्षेत्राधिकार कहते हैं। दोबारा सुनेंगे कि
भारत के समस्त उच्च न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध फैसला देने का अधिकार सर्वोच्च न्यायपालिका को है। तो सर्वोच्च उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध हम कहाँ जा सकते हैं, कहाँ याचिका लगा सकते हैं? सर्वोच्च न्यायपालिका में लगा सकते हैं। इसको बोलेंगे अपीलीय क्षेत्राधिकार। तो सर्वोच्च न्यायालय अपील का उच्चतम न्यायालय है, जो शीर्ष स्तर पर है। इससे बड़ा कोई न्यायालय नहीं है। कोई भी व्यक्ति उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। इसको बोलेंगे अपीलीय क्षेत्राधिकार। अब इस किताब में नहीं दे रखा, लेकिन इस किताब में नहीं दे रखा है, हम इसको 4 बिंदुओं में बांटेंगे। अपीलीय क्षेत्र, सबसे पहले तो आपको अपीलीय क्षेत्राधिकार का अर्थ समझना आना चाहिए। तो अपीलीय क्षेत्राधिकार से तात्पर्य भारत के उच्चतम न्यायालय को समस्त उच्च न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार प्राप्त है। अब इस अपीलीय क्षेत्राधिकार को हम 4 भागों में विभक्त कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे संवैधानिक अपीलीय क्षेत्राधिकार, या संवैधानिक बोल सकते, संवैधानिक अपीलीय क्षेत्राधिकार। अनुच्छेद 132 के अंतर्गत प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 132 के अंतर्गत प्रावधान किया गया है, यदि किसी विवाद में उच्च न्यायालय यह प्रमाणित कर देता है कि इसमें संविधान की व्याख्या का प्रश्न अंतर्निहित है। संविधान की व्याख्या का प्रश्न अंतर्निहित इसमें दे रखा है कि उच्च न्यायालय को यह प्रमाण पत्र देना होता है संवैधानिक अपीलीय क्षेत्राधिकार में कि उस विवाद में संविधान की व्याख्या या कानून की व्याख्या का प्रश्न अंतर्निहित है। तो आपको पता है ऐसे मामलों की सुनवाई बाद में सर्वोच्च न्यायपालिका में की जा सकती है। तो अनुच्छेद 132 के अंतर्गत प्रावधान किया है कि यदि किसी विवाद में उच्च न्यायालय यह प्रमाणित कर दे कि इसमें संविधान की व्याख्या का प्रश्न निहित है, तो फिर ऐसे मामले की सुनवाई का अधिकार सर्वोच्च न्यायपालिका को प्राप्त हो जाता है। अनुच्छेद 132 के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया है। उसके बाद दूसरा हम बताएंगे दीवानी अपीलीय क्षेत्राधिकार। दीवानी अपीलीय क्षेत्राधिकार में अनुच्छेद 133 के अंतर्गत प्रावधान किया गया है। उसी प्रकार की लैंग्वेज होगी, यदि उच्च न्यायालय यह प्रमाणित कर दे किसी विवाद में, यदि उच्च न्यायालय यह प्रमाणित कर दे कि इसमें कानून की व्याख्या का प्रश्न निहित है, कानून की व्याख्या का प्रश्न निहित है, तो ऐसे मामले की सुनवाई करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त हो जाता है। ये ध्यान रखनी पड़ेगी कि संवैधानिक अपीलीय क्षेत्राधिकार में होगा यदि उच्च न्यायालय यह प्रमाणित कर दे कि इसमें संविधान की व्याख्या का प्रश्न अंतर्निहित है, तो ऐसे मामलों की सुनवाई का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त हो जाता है। और
उसके बाद मैंने आपको सेकंड बताया दीवानी अपीलीय क्षेत्राधिकार। अनुच्छेद 133 के अंतर्गत प्रावधान किया गया है कि यदि किसी विवाद में उच्च न्यायालय यह प्रमाणित कर दे कि इस विवाद में कानून की व्याख्या का प्रश्न अंतर्निहित है, तो ऐसे मामले की सुनवाई का अधिकार सर्वोच्च न्यायपालिका को प्राप्त हो जाता है। उसके बाद है तीसरा फौजदारी अपीलीय क्षेत्राधिकार। फौजदारी अपीलीय क्षेत्राधिकार। अनुच्छेद 134 के अंतर्गत प्रावधान किया गया है कि यदि इसमें 2-3 कंडीशन है, यदि उच्च न्यायालय यह प्रमाणित कर दे कि मामला सर्वोच्च न्यायालय के सुनने के योग्य है, यदि उच्च न्यायालय यह प्रमाणित कर दे कि मामला सर्वोच्च न्यायालय के सुनने के योग्य है, एक कंडीशन, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये, अगर फौजदारी के मामले में निचली अदालत किसी को फांसी की सज़ा दे तो उसकी अपील सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में की जा सकती है। दूसरी कंडीशन है ये, पहली कंडीशन में बताइए मैंने, यदि उच्च न्यायालय यह प्रमाणित कर दे कि मामला सर्वोच्च न्यायालय के सुनने के योग्य है, मामला सर्वोच्च न्यायालय के सुनने के योग्य है। दूसरी कंडीशन मैंने आपको बताई, यदि निचली अदालत किसी को फांसी की सज़ा दे तो उसकी अपील सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायपालिका में की जा सकती है। इसके अलावा तीसरी कंडीशन ये है कि यदि किसी मुकदमे में उच्च न्यायालय अपील की आज्ञा न दे तो भी सर्वोच्च न्यायालय के पास ये शक्ति है कि उस मुकदमे में की गई अपील को विचार के लिए अपने यहाँ उत्प्रेषण लेख के माध्यम से मंगवा सकता है। तो ये फौजदारी हो गया तीसरा, यानी फौजदारी अपीलीय क्षेत्राधिकार। इसके अलावा एक और है अनुच्छेद 136 के अंतर्गत विशिष्ट अपीलीय क्षेत्राधिकार। विशिष्ट अपीलीय क्षेत्राधिकार। इस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत भारत के उच्च न्यायालय को यह अधिकार है कि वे भारत राज्य के समस्त उच्च न्यायालयों में चल रहे किसी भी विवाद को अपने यहाँ सुनवाई के लिए मंगा सकता है या किसी भी यानी विशेष सुनवाई के लिए मंगवा सकता है। इसलिए इसको बोलते हैं विशिष्ट अपीलीय क्षेत्राधिकार भी बोलते हैं। यानी दोबारा सुनेंगे कि भारत के सर्वोच्च न्यायपालिका को यह अधिकार है कि वे भारत के राज्य क्षेत्र में चल रहे किसी भी अदालत में चल रहे किसी भी मुकदमे को सुनवाई के लिए अपने यहाँ मंगवा सकता है और उस पर सुनवाई कर सकता है। इसको बोलेंगे विशिष्ट अपीलीय क्षेत्राधिकार। इस प्रकार मैंने अपीलीय क्षेत्राधिकार को 4 भागों में विभाजित किया। संवैधानिक अपीलीय क्षेत्राधिकार अनुच्छेद 132 के अंतर्गत, दीवानी अपीलीय क्षेत्राधिकार अनुच्छेद 133 के अंतर्गत, फौजदारी अपीलीय क्षेत्राधिकार अनुच्छेद 124 के अंतर्गत और विशिष्ट अपीलीय क्षेत्राधिकार अनुच्छेद 136 के अंतर्गत। अब हम बात करेंगे सलाह संबंधी क्षेत्राधिकार की बात करेंगे। तो सलाह संबंधी क्षेत्राधिकार ये बड़ा इम्पोर्टेंट है और इसमें अनुच्छेद नहीं देता था, इसमें ये है अनुच्छेद 143। अनुच्छेद 143 के अंतर्गत आपको पता है कि सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार प्राप्त है, यानी इसमें हम बात करेंगे कि भारत का राष्ट्रपति जब किसी संविधान की व्याख्या या महत्वपूर्ण विषय पर सलाह मांगे तो वो सलाह दे सकता है। तो इसको क्षेत्राधिकार बोलेंगे, सलाह संबंधी क्षेत्राधिकार। सलाह संबंधी क्षेत्र का अधिकार दिया गया अनुच्छेद 143 के अंतर्गत। तो क्या प्रावधान किया गया? भारत का राष्ट्रपति लोकहित या संविधान की व्याख्या से संबंधित किसी भी विषय को सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श के लिए भेज सकता है। यानी भारत का राष्ट्रपति संविधान की व्याख्या या लोकहित या सार्वजनिक हित के किसी भी विषय पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है अनुच्छेद 143 के
अंतर्गत। इसको बोलते हैं परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार। अब लेकिन न तो सर्वोच्च न्यायालय किसी ऐसे विषय पर सलाह देने के लिए बाध्य है और न ही राष्ट्रपति न्यायालय की सलाह को मानने के लिए बाध्य है। तो ये केवल परामर्श ही है, क्योंकि अधिकार है राष्ट्रपति को परामर्श मांगने का, लेकिन परामर्श दे या ना दे ये सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर निर्भर करता है। और यदि परामर्श दे दिया सर्वोच्च न्यायपालिका ने तो उसको माने या ना माने ये राष्ट्रपति के ऊपर निर्भर करता है। तो मैं आप कावेरी नदी के ऊपर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगा गया तो सर्वोच्च न्यायपालिका ने परामर्श दिया। उसके बाद 3 न्यायाधीशों का एक ट्रिब्यूनल स्थापित कर दिया गया। 1992 में मैं आपको तब बाबरी मस्जिद ढहाने के बाद राष्ट्रपति महोदय ने ये सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगा था कि बाबरी मस्जिद ढहने से पहले वहाँ पर कोई या मंदिर था अथवा नहीं था, इस प्रकार का एक सलाह मांगी थी। तो सर्वोच्च न्यायपालिका ने सलाह देने से इनकार कर दिया था। तो सलाह देना या ना देना ये राष्ट्रपति के ऊपर निर्भर करता है। आगे हम बात करेंगे कि इसकी उपयोगिता क्या है। इसकी उपयोगिता क्या है, परामर्श देना या ना देना। फिर आप कहोगे सर इसका फ़ायदा क्या हुआ। इसका फ़ायदा इससे कार्यपालिका को फ़ायदा मिल जाता है। क्या है, सर्वोच्च न्यायालय किसी ऐसे विषय पर सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है और न ही राष्ट्रपति न्यायालय की सलाह को मानने के लिए बाध्य है। फिर सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श देने की शक्ति की क्या उपयोगिता है, तो इसकी उपयोगिता 2 हैं। पहली है, इससे सरकार को छूट मिल जाती है कि वे किसी महत्वपूर्ण मसले पर कार्रवाई करने से पहले अदालत की कानूनी राय जान ले। किसी महत्वपूर्ण विषय पर कानूनी राय जान ले ताकि बाद में अड़चन नहीं आए, और अड़चन आती तो उसको दूर कर लिया जाए। दूसरी ये है ताकि कानूनी विवाद से बचा जा सके। दूसरी है, सर्वोच्च न्यायालय का सलाह मानकर सरकार अपने प्रस्तावित निर्णय या विधेयक में समुचित संशोधन भी कर सकती है। संशोधन कर देती है तो आपको पता है आगे समस्या नहीं आती। इस प्रकार हम कह सकते हैं और भी न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार शक्ति भी प्राप्त है। तो इस प्रकार हमने सर्वोच्च न्यायालय के जो क्षेत्राधिकार में बहुत सारे क्षेत्राधिकार देखे, इसमें प्रारंभिक क्षेत्राधिकार की हम बात करेंगे, ऋण संबंधी क्षेत्राधिकार जिसको समवर्ती क्षेत्राधिकार बोलते हैं, अपीलीय क्षेत्राधिकार, परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार। इस प्रकार भारत का जो न्यायालय है विश्व के शक्तिशाली न्यायपालिकाओं में से एक है।